हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का 9th चैप्टर जो कि है ग्रेविटेशन। तो यार ग्रेविटेशन के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना होगा। बहुत इन द सेंस कि लोग कहते हैं कि हर जगह ग्रेविटी है, मतलब कोई भी चीज़ में ड्रॉप करता हूँ तो उसमें ग्रेविटी है। तो आखिर इतना ग्रेविटेशन सब बोलते रहते हैं, आखिर है क्या? तो आप लोग को यहाँ पे उन सारे जवाबों का सवाल यही मिलेगा। तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो यार इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज़ आती है कि व्हाट इज़ ग्रेविटी। आखिर ग्रेविटी है क्या? हम लोग बोला करते हैं ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, तो वो है क्या? तो देखो डेफिनेशन क्या लिखी है। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन और नियर इट्स सरफेस। बात समझ में? मतलब ग्रेविटेशन क्या है? एक फोर्स है। फोर्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, कोई पुश या पुल को फोर्स कहते हैं। तो ये वही फोर्स है जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाती है जो कि उस पे या उससे थोड़ी दूरी पे प्रेजेंट हो। दूरी इन द सेंस कि अर्थ जो है मून पे भी ग्रेविटेशन लगाती है, तुम पर भी लगाती है, और एक पत्ती पड़ी रहती है उस पर भी लगाती है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन बस खाली है उसका रेंज जो है वो कम होता रहता है, यानी जो सबसे अर्थ के सबसे क्लोज है उस पर सबसे ज़्यादा लगेगा फोर्स, और जो दूर होता जाएगा उसका फोर्स उतना कम होता जाएगा। जैसा कि हम लोग ने मैग्नेटिक फोर्स में भी पढ़ोगे, या मैग्नेटिक फोर्स भी ऐसे होता है कि अगर एक बार है तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटी वो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वहीं दूर जाते जाओ तो अट्रैक्शन कम होता रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ अर्थ पे भी लागू होती है कि अर्थ जो है, अर्थ के पास जो है ग्रेविटी बहुत होती है, वहीं जितना दूर जाते जाओगे उतनी उसकी ग्रेविटी की पावर कम होती रहेगी। समझ गए? तो ग्रेविटी क्या है? इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, विच अर्थ अप्लाइज ऑन अ ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन इट और नियर इट। ठीक है, मतलब उसके सरफेस के आसपास हो या उस पर पड़ा हो तो उस पर वो ग्रेविटी लगाती है। तो इसको जो है, तो इसके बारे में सबसे पहले न्यूटन जी ने बताया था, न्यूटन जी ने बताया था। ये बहुत कहानी सुनी हुई कि उनके माथे पे सेब गिर गया था तो उन्होंने ये चीज़ पता की। तो इसमें मुझे कुछ कुछ मीम याद आ जाते हैं। माथे पर ये चोट कैसी लगी है? कैसे लगी चोट? अब मीम की बात बाद में करते हैं, पहले देखते हैं अभी ये। तो होपफुली आप लोगों को ग्रेविटी समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटी कैसे, ये पेन है मैंने ड्रॉप किया तो नीचे जा रहा है। ठीक है, तो जो भी चीज़ नीचे जा रही है उसको ग्रेविटी ही अपनी ओर खींच रही होती है। ठीक है, तो ग्रेविटी बेसिक सा चीज़ है, खत्म होता है। आगे देखता हूँ। अब यहाँ पे आता है व्हाट इज ग्रेविटेशन। समझ लो ना। तो ग्रेविटी क्या है? अर्थ जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा रही हो उसे ग्रेविटी कहते हैं। लेकिन ग्रेविटेशन क्या है? तो ग्रेविटेशन क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। ठीक है, मतलब पूरे यूनिवर्स में जो भी फोर्स लगा रहा है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे उसे कहते हैं ग्रेविटेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस फ़ोन पे या लैपटॉप पे लगा रहा हूँ, तुम भी जिस देख रहे हो उस पर लगा रहे हो, या तुम्हारा भाई बैठा हो, तुम्हें बहन बैठी हो, उस पर तुम लगा रहे हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर चीज़ पे। ठीक है, मैं अर्थ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा हूँ यानी ग्रेविटेशन, और अर्थ मेरे ऊपर लगा रही है। सेम चीज़ मून जो है वो सन पे लगा रहा है, सन मून पे लगा रहा है, अर्थ जुपिटर पे लगा रही है, जुपिटर अर्थ पे लगा रही है। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में हैं सब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा? अट्रैक्शन फोर्स। तो यही अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग कहते हैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट का। कुछ भी हो सकता है, वो एक छोटा सा पार्टिकल भी हो सकता है, वो ईंट के पीसेस हो सकते हैं दो, या फिर दो ब्रह्मांड के सबसे बड़े क्या कहते हैं प्लैनेट्स भी हो सकते हैं। तो ये होता है ग्रेविटेशन। तो दो चीज़ें डिफ्रेंसिएशन याद रखना। ग्रेविटी जो होती है वो अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, और ग्रेविटेशन जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। अब ये होता है वीकेस्ट फोर्स। इन द सेंस क्या? वीकेस्ट फोर्स के जैसे हम लोग पढ़े जानते हैं, न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है, और बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, पढ़े होंगे मस्कुलर फोर्स, मतलब मस्कुलर फोर्स नहीं इंक्लूड करता हूँ, मतलब इस टाइप के जो फोर्सेज होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, नॉन न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, ग्रेविटेशन फोर्स। तो इन सारे फोर्सेज में सबसे वीक क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो होपफुली तुम लोग ग्रेविटेशन क्लियर हो, छोटी सी बात है, पीती सी बात समझ गए होगे। अब देखो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो न्यूटन क्या है कि सिर्फ सेब गिरा तो ग्रेविटी तो कोई बता सकता है, बट डू यू नो व्हाट इज साइंस? साइंस ये कि जो भी तुम बोलो, जो भी तुम थ्योरी दो, उसको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाओ तो हम मानेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि न्यूटन या आइंस्टीन या हॉकिंस ने कुछ भी बोल दिया, उसको लोग बोलते हैं फिर मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, तब वो चीज़ वैलिड मानी जाती है। तो न्यूटन ने फिर अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि
The law states that everybody in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. तो ये कहानी बहुत बड़ी सी लग रही होगी, ऐसा लगे याद नहीं होगा, बहुत मूड खराब होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ये बताता है कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में, कोई दो ऑब्जेक्ट लो, उनके बीच में अगर तुम्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है कि कितना फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। फॉर्मूला इन द सेंस कि वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट के वेट पे या मास पे, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके बराबर, उसके स्क्वायर के बराबर। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, और ये जो है उसके बीच की डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है वो r हो जाएगी, इसका मास m1 मान लेते हैं, इसका मास m2 मान लेते हैं, और ये अगर r है तो जो हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला मिलेगा वो होगा ये F इक्वल्स टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब जो लॉ है वो तो ये है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो क्या होता है, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी लगी होती है तो वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन कभी ना कभी हटानी पड़ती। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के अगर मैं इक्वल्स टू लगाऊंगा तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग कहते हैं g, विच इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg स्क्वायर। देखो मैं यही बता रहा था कि m1 है, ये मास m2 है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F1 ये इस पर लगा रहा है, ये F2 इस पर लगा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये दोनों F1 ही होंगे, ओके, दोनों सेम एंड इक्वल फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा gm1 m2 बाई r स्क्वायर। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हर चीज़ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये फ़ोन मेरे से चिपक क्यों नहीं रहा है, ये पेन है तो ये मेरे से चिपक क्यों नहीं रहा है, या मेरा दोस्त है उनसे क्यों चिपक नहीं रहा है। कुछ दोस्त चिपकू होते हैं वो बात अलग है, बट जनरली ऐसे चिपक नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न है हमारा ये g की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो कि तुम्हारा एक मित्र है जिसका वजन 60 किलो है। ठीक है, और लेट अस सपोज तुम्हारा भी 60 किलो है, नो भेदभाव। ठीक है, अब 60 किलो के दोनों लोगों, यानी m1 हमारा हो गया ये, m2 हो गया हमारा ये, और मान लो तुम 1 मीटर की दूरी पे बैठे हो, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर। तो अब अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला जो दिया था वो लगाऊँ g m1 m2 बाय r स्क्वायर, तो यार g क्या है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 60 बाई 1 स्क्वायर। तो इसका तो कोई मतलब नहीं, 1 स्क्वायर है। अब तुम देखो अगर मैं इसको सॉल्व भी करूँ तो ये कुछ 6.67, या इसको हटा देते हैं 667 इंटू 6 हो जाएगा, इंटू 10⁻11। ये देख रहे हो, ये 10⁻11, मान लो इसको तुम सॉल्व भी करोगे फिर भी 10⁻9 -8 कुछ तो रहेगा, और 10⁻9 न्यूटन, ये कितना कम फोर्स है भाई, कितना कम फोर्स है। ये इतना कम फोर्स है कि तुम उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। समझ में आई? तो इस फॉर्मूले के हिसाब से तुम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हो किसी पे। अप्लाई कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन समबडी और सम ऑब्जेक्ट, बट द फोर्स इज सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट अट्रैक्ट एनीबडी। अब यही चीज़ मैं, जैसे अगर तुम अर्थ के रिस्पेक्ट में देखो तो अर्थ का वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब इस चीज़ को कंपनसेट हो जाता है, इसलिए वो आपस में तुम और अर्थ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। सन अर्थ को कर रहा है। ठीक है, ये होता है मतलब। तो इसीलिए ये छोटी मोटी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर हमें, या बिल्डिंग ले लो, कुछ भी ले लो, बहुत भाई 10⁻³ न्यूटन भी बहुत कम फोर्स है, तो ये तो नेग्लिजिबल फोर्स है। तो इसलिए हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब यही फोर्स ह्यूज लेवल पे हो जाता है, यानी जब 2 प्लैनेट्स की बात होती है, या फिर एक बड़े से प्लैनेट और एक किसी नॉर्मल इंसान की बात होती है, तो वो प्लैनेट का वेट 10 समथिंग होता है, तो वो जो 10⁻11 -11 होता है उसको कंपनसेट कर देता है, तो कुछ ना कुछ फोर्स निकल आता है, इसीलिए तुम और अर्थ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। तो यार कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो कि रिलेटेड है किससे, ग्रेविटेशनल लॉ। मतलब इन लॉ का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है बेसिकली। तो जैसे रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, सन के अराउंड जो प्लैनेट रिवॉल्व होते हैं, मान लो ये सन है हमारा और इसके अबाउट सारे प्लैनेट रिवॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थ। ठीक है, तो अर्थ रिवॉल्व हो रहा है, तो इसका कारण क्या है, ग्रेविटेशन ही है कि मून सन जो है अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और इसके कारण हो रहा है। तो दिमाग में एक बार ये बात तो आएगी ज़रूर
कि अगर सन मुझे मतलब अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो इसको पूरी तरीके से इसमें घुस जाना चाहिए, है ना, पूरा अट्रैक्ट होकर दोनों कम कोलैब कर जानी चाहिए, बट कोलाइड कर जानी चाहिए, कोलैब नहीं, तो कोलाइड कर जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अर्थ के पीछे भी कई सारे प्लैनेट्स हैं, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, तो ये सब भी अपनी ओर से खींच रहे होते हैं, समझ रहे हो ना, ये भी अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, सन अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो ये, और अर्थ की खुद की भी ग्रेविटी होती है, गॉट इट। तो ये सारे मिलके जो है हमको पागल बना, मतलब ये सारे मिलके जो है अर्थ को अपने ऑर्बिट में स्टेबल रखते हैं, इसको आगे पीछे नहीं जाने देते हैं। यही कारण था कि जो मेरा प्लूटो था, मतलब मेरा इन द सेंस हम लोग का जो प्लूटो प्लैनेट था वो निष्कासित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो प्लूटो बहुत दूर था, सन से बहुत ज़्यादा दूर था, तो वो ऑर्बिट से भटक जाता था, कभी बाहर चला गया फिर अंदर आ गया, क्योंकि उसके पीछे एक तो ज़्यादा कोई प्लैनेट था नहीं, और फिर सन से भी बहुत दूर था, तो सन भी अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, तो ये प्लूटो बहुत इधर उधर भागा करता था ऑर्बिट से, तो इसलिए उसको हम लोग सोलर सिस्टम से हटा दिए। ठीक है, तो बात समझ में आई कि सन अपनी ओर खींच रहा है, प्लैनेट्स अपनी ओर खींच रहे हैं, इसीलिए ये जो अर्थ है वो अपनी ऑर्बिट में स्टेबल है। सारे प्लैनेट का यही राज है। द फोर्स डैट बाइंड अस टू द अर्थ, अब जो हम लोग को फोर्स जो हम लोग को यहाँ रोके रहता है, मतलब हम लोग ऐसा नहीं उड़ने लगते हैं, नहीं उड़ रहे हैं ना, तो इसका भी रीज़न यही है कि जो फोर्स लगा रही है अर्थ हम लोग के ऊपर, इसके कारण हम लोग रुके हुए हैं। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, जो रीज़न सन का अर्थ के अराउंड है, सॉरी अर्थ का सन के अराउंड है, सेम रीज़न मून जो घूमता है हम लोग के अर्थ के अराउंड, उसका भी रीज़न यही है, ग्रेविटेशन। द टाइड्स ड्यू टू मून, समझे, द टाइड्स ड्यू टू मून, ये जो मून के कारण जो टाइड्स यानी जो लहरें आती हैं बड़ी बड़ी, है ना, ये जो लहरें आती हैं बड़ी बड़ी, इनका भी रीज़न यही है, हमारा ग्रेविटेशन। क्या होता है कि अर्थ है मान लो, ठीक है, ये मून घूम रहा है, तो ये जो है अट्रैक्ट करता है, जब मून आता है इधर तो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो लहरें उधर की ओर उठ जाती हैं। तो इसलिए जो हाई टाइड्स या जो भी आती हैं वो ज़्यादातर रात में आती हैं। क्यों? क्योंकि मून अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ये सारे रीज़न है। साथ ही साथ जो रॉकेट भी लॉन्च होता है तो उसका भी ऐसे ही हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं होता कि मून पे जाना है तो रॉकेट सीधे यहाँ से गया यहाँ पे लॉन्च, या फिर मार्स पे जाना है तो सीधे यहाँ से यहाँ लॉन्च कर दिया, ऐसा नहीं होता है। क्या करते हैं हम लोग, इसको गोल 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 घुमाते हैं, ठीक है, थोड़ा दूर करते रहते हैं, दूर करते रहते हैं, फिर एक समय आता है जब जो है इसका भी कोई ग्रेविटी होगी, मार्स की भी कुछ रेंज होगी ग्रेविटी की, अर्थ की भी कुछ ग्रेविटी की रेंज होगी। तो होता क्या है कि जब हमारा जो रॉकेट है, अगर मैं इसको रॉकेट बोलूँ, तो ये जो रॉकेट है इसका ये जो है अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के जैसे ही मार्स की ग्रेविटी में पहुँचता है तो मार्स अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये जो है ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके स्पाइरल पाथ बना के लैंड हो जाता है। बात समझ में, बेसिक सा फंडा है, समझो इसको। तो ये फॉर सेक ऑफ नॉलेज, ठीक है, तो नॉलेज के लिए ये चीज़ बता दिया, ज्ञान दे सकते हो किसी को भी। तो अभी आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर अराउंड द बॉडी इज मूविंग, ठीक है। तो क्या होता है, मान लो कोई रोड है, ठीक है, तो रोड पे ऐसे तुम कर्व लेते हो, तो जब घूमते हो ऐसे करके, जो बाइक या स्कूटी या साइकिल या कार कुछ भी लो, या कार में तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा पता चलता है, जब बहुत अच्छा टर्न, बहुत तेज टर्न मारते होगे तो ऐसे हो जाते होगे, मतलब जिधर को बाहर की तरफ हम लोग चले जाते हैं। तो ये जो बाहर की तरफ चले जाते हैं वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये स्यूडो फोर्स होता है। स्यूडो फोर्स मतलब नकली फोर्स, फॉल्स फोर्स, मतलब ये रियल में नहीं लगता, ये हम लोग को सिर्फ महसूस होता है। जो रियल फोर्स लगता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग को सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अंदर की तरफ खींचता है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर ढकेलता है। तो इन दोनों को जब हम लोग बैलेंस करके गाड़ी मोड़ते हैं तो हम लोग स्टेबली मुड़ जाते हैं। अब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हुआ तो तुम अंदर की तरफ भाग जाओगे, गाड़ी कभी कभी अंदर भी घुस जाती है मोड़ में, और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया तो तुम बाहर की तरफ सरकते चले जाओगे। तो ये दोनों ही केस हम लोग बैलेंस करके चलते हैं जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, कोई भी सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा होता है, अगर मैं देखूँ कि ये सर्कल है मान लो, और कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है सर्कल पे, तो इस पर फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, इसे कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। बात समझे, बस इतना से बात है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ भी यूज़ देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम कोई पत्थर या कोई बॉल जो है एक रोप में लपेट के ना चाहते हो तो क्या होता है,
गोल गोल घूमती है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो हम लोग अंदर की ओर खींचो, रोप है ना, उस पर टेंशन अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। टेंशन मतलब दिमाग वाला नहीं, टेंशन एक फोर्स होता है जो किसी भी स्लैक ऑब्जेक्ट, यानी जैसे रस्सी हो गई या फिर रस्सी हो गई या जैसे रस्सी हो गई, ठीक है, तो उस पर अप्लाई होता है। तो स्लैक मतलब जो कि मुड़ जाए आपस में, तो वो जब तन जाती है उस तनाव को हम लोग क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। तो वो टेंशन जो है वो अंदर की तरफ फोर्स लगा रही थी, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसी कारण हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो गोल गोल नाचता है। वहीं अगर धागा टूट जाए या हमारे हाथ से छूट जाए तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो जिस डायरेक्शन में होगा, जिस पोजीशन में होगा, वहीं से वो सीधा चला जाएगा। मान लो ये ऐसे ऐसे करके नाच रहा है, अब मैं यहाँ पे छोड़ दूँ तो ये इधर ही वैसे भाग जाएगा बाहर की ओर, ठीक है। तो ये चीज़ इस दोनों डायग्राम में आप देख सकते हो, ठीक है। बस यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? किसी भी सर्कुलर पाथ में जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मून, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब फोर्स है तो सिंपल सी बात है, कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा जरूर। तो वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अर्थ का भी सेम ही है, मतलब मून का भी सेम है, अर्थ के अराउंड ऐसे घूमता है, तो उसका भी कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा अंदर अर्थ की तरफ। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा, तो उसी एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इफ द मून इज रिवॉल्विंग विद द स्पीड v इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, अगर ये रेडियस r है हमारे इस ऑर्बिट की, तो जो एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट इज AC, मतलब AC इज इक्वल्स टू v²/r, समझे। मतलब ये फॉर्मूला है कि वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के स्क्वायर के और रेडियस। देखो जो भी फोर्स वाली चीज़ें होती हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, जो डिस्टेंस है ना उसके हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये जितना ज़्यादा होगा, समझे, उतना ही वो फोर्स कम होगा। ग्रेविटेशन फोर्स है, तुम ग्रेविटी यानी अर्थ से जितना दूर जाते जाओगे उतना ही उसका जो फोर्स का जो इंटेंसिटी है, जो मैग्नीट्यूड है, वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए रेडियस वाली चीज़ें हमेशा सेंटर मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स में हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना कम उतना बढ़िया। तो यहीं भी एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है AC = v²/r। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ मून, ये वेलोसिटी ऑफ मून, और ये रेडियस ऑफ मतलब रेडियस ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम अर्थ। अर्थ के सेंटर से जो ऑर्बिट का डिस्टेंस होगा उसे हम लोग कहते हैं क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मून। तो ये फॉर्मूला है, याद कर लेना। अभी आगे देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है? फ्रीली गिर जाना, यानी मैं ये पेन है इसको ड्रॉप किया तो ये नीचे गिर गया, ठीक है। या कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो वो क्या होती है? फ्री फॉल होती है। द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलॉन्ग इज कॉल्ड फ्री फॉल। मतलब कोई एक्सटर्नल नहीं कि ऊपर से तुम जेट लगा के फिर नीचे कूद रहे हो या कुछ और कर रहे हो, मतलब सिर्फ ग्रेविटी तुम्हें खींच रही है। यानी नॉर्मल चीज़ जब कोई ऊपर से गिरती है तो उसे फ्री फॉल कहते हैं। जैसे कि ये पेन मैंने गिरा दिया, या कभी बॉल ऊपर फेंको तो ऊपर से नीचे जब बॉल आ रही होती है वो हो गई तुम्हारी फ्री फॉल। या जैसे कि ये बंदा है, ये कूदा होगा कहीं से प्लेन से, तो ये भी फ्री फॉल ही कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? फ्री फॉल। यानी जो ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स से अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसे फ्री फॉल कहेंगे। अब देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटी जो, अब भाई कोई चीज़ गिर रही है तो वो एक्सेलरेट हो रही होती है, ठीक है, नीचे की ओर बढ़ रही है, इसका मतलब कुछ तो एक्सेलरेशन होगा तभी वो नीचे की ओर आ रही है। तो उसी ग्रेविटी यानी जो फोर्स लग रहा है उसके कारण जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो क्या होता है? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडीज ड्यू टू अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी जो ग्रेविटी के कारण, जो ग्रेविटी फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी ये कांस्टेंट है। मतलब बाइक की तरह नहीं कि तुम जब मन हो एक्सेलरेट कर दो तो 9.8 से 10 कर दो, 10 से 12 कर दो, ऐसा नहीं होता। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। चाहे तुम ऊपर से एक बॉल फेंको, चाहे एक प्लेन क्रैश हो रहा हो, सारे जितने भी चीज़ें फ्री फॉल हो रही होती हैं उन सब का एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो तुम ऐसे वीडियो सर्च करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि जैसे नॉर्मली अगर तुम एक पेज फेंको ऊपर से नीचे और एक बॉल फेंक दो तो बॉल जल्दी पहुंच जाएगी और पेज बाद में पहुंचेगा। तो तुम्हें लगेगा कि लाइटर चीज़ पहले बाद में पहुंच रही है, भारी चीज़ पहले पहुंच रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि पेज जो है हल्की चीज़ है तो उसमें एयर रेजिस्टेंस भी आ रहा है, क्या हवा भी है, तो हवा के कारण जो फेदर या फिर पेज हो जाए वो आराम से पहुँचता है। लेकिन तुम यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे ही होगे तो उस पर सर्च करना फ्री फॉल, ठीक है, ऑफ फेदर एंड अ मेटल बॉल। तो एक एक्सपेरिमेंट है जो एक पूरा एक चेम्बर बनाया गया है, वैक्यूम, मतलब उसमें सारी एयर निकाल ली गई है, सारी एयर निकाल ली गई है। अब उसमें बॉल और फेदर, बॉल था जो भी था कुछ था, तो उन दोनों चीज़ों को फ्री फॉल ड्रॉप किया जाता है एक साथ। तो देखा गया कि दोनों फेदर और बॉल दोनों एक साथ ज़मीन पे छूते हैं जब उस वहाँ पे वैक्यूम होता है, यानी कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो वहाँ से ये बात प्रूव हो जाती है कि
एक्सेलेरेशन हर चीज़ पे सेम ही लगता है। अब रिलेशन क्या है जी और जी का, यानी छोटे जी एंड बड़े के जी का। बड़े के जी क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और स्मॉल जी तो जानते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है, क्या है, जी इक्वल्स टू एम ई बाय आर स्क्वायर। सिंपल। कैसे आया, कैसे आया बताओ, ये आया कैसे, मान लो हमारा फोर्स है, ठीक है, एम ए, गॉट इट, है फोर्स एम ए। अब यहाँ एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसको हम लोग एम जी कर देंगे। और अब हम लोग इसको अर्थ के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारे पास ये नहीं है, एफ इक्वल्स टू एम वन जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ये पढ़ा था हम लोग ने। अब जी तो हमें पता है, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, और ये जो मास है ये तुम्हारा मास है या किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है, और बाय आर स्क्वायर। अब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि भाई तुम्हारे ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो चाहे जैसे कैलकुलेट कर लगेगा सेम ही। तो इन दोनों को जब मैं इक्वेट कर दूंगा एम और जी को, तो ये मास से ये मास कट जाएगा, तो तुम्हारे पास ये वाला फॉर्मूला जो है ये बचेगा, जी इक्वल्स टू जी एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ बाय आर स्क्वायर। अब देखो वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स किस पे करती है, शेप ऑफ द अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप ऑफ द अर्थ जो है, जैसे मान लो हम लोग की अर्थ हल्की सी एलिप्टिकल है या कह लो स्फेरॉइड है, ठीक है, हल्का सा दबी हुई, पूरी तरीके से बॉल नहीं है, हल्की सी कंप्रेस्ड है, तो इसलिए शेप पे भी डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। जितनी हाइट पे ज़्यादा हो गए उतना ही तुम नीचे आते आते एक्सेलरेशन तुम्हारा बढ़ता रहेगा। डेप्थ पे डिपेंड करता है, तुम जितना नीचे जाओगे उतना ही जो एक्सेलरेशन है वो कम होता जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। क्योंकि जो ग्रेविटी होती है ना वो सरफेस पे लगती है, यहाँ से मत लेना, वो हमेशा यहाँ पे लगती है। यानी अगर तुम इस जगह पे हो, इस पॉइंट पे तो तुम्हारे पास ग्रेविटी कम लग रही है, यहाँ पे होगे तो ग्रेविटी ज़्यादा लग रही होगी। वही अगर और दूर पे हो तो और ग्रेविटी कम लग रही होगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लगभग जीरो का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तुम सरफेस से काफ़ी दूर हो। लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो होता है उस पर भी डिपेंड करता है, क्यों, जैसे कि पोल है, पोल्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, शेप ऑफ द अर्थ, हाइट, लैटीट्यूड, डेप्थ, जिस पे जी की वैल्यू डिपेंड करती है। अभी आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि मास क्या होता है, मास, ठीक है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, ठीक है। तो मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई एंड इट इज केजी। तो मास क्या है, मास इज अ कंटेंट मतलब कि मेरा मास मतलब मेरे शरीर में कितना वो है, वो इन द सेंस मतलब कंटेंट कितना है, कि मतलब वेट नहीं कह सकते, मतलब कहने मतलब मसल कितना है, बोन कितना है, इन सब चीज़ को मिला के जो रियल कंटेंट है उसे कहते हैं मास। मास कहीं भी चेंज नहीं होता है, तुम चाहे अर्थ पे रहो तब भी उतना मास है, मून पे रहोगे तब भी उतना ही मास है, स्पेस में रहोगे तब भी उतना ही मास है। बट वेट, रुको ज़रा, वेट क्या होता है, वेट इज अ फोर्स, देखो लिखा है, इट इज़ द फोर्स विथ विच बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, गॉट इट। तो अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्शन जो पैदा होती है उससे कहते हैं हम लोग वेट। वेट क्या है, वेट फोर्स है, ठीक है, ये कोई रियल चीज़ नहीं है, मतलब वेट चेंज होता रहता है। तो अर्थ पे नापोगे तुम्हें कुछ और मिलेगा, मून पे नापोगे कुछ और मिलेगा, मार्स पे जाओगे कुछ और मिलेगा, हर जगह की ग्रेविटी पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा वेट कितना है। तो वेट का रियल फॉर्मूला क्या है, एम यानी जो तुम्हारा रियल मास है इंटू जी यानी मास इंटू ग्रेविटी, ये होता है तुम्हारा रियल वेट, गॉट इट। वेट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो जितना, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी यानी जी भी 1/6 है, इसलिए तुम्हारा ओवरऑल वेट भी 1/6 हो जाता है। यानी अगर तुम यहाँ पे 60 किलो के महसूस करते हो खुद को, तो किलो मतलब 60 न्यूटन के महसूस करते हो, तो वहाँ पे तुम 10 न्यूटन के महसूस करोगे, यानी अपने आप को हल्का पाओगे, इसलिए वहाँ पे कूद लेते हैं लोग मस्त बाउंसी। तो बात समझे, मास और वेट में क्या डिफरेंस है। मास क्या होता है, जो असली कंटेंट होता है तुम्हारे अंदर, जो वजन है उसे कहते हैं मास। और वेट क्या है, वेट इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन यू और एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। अब दो चीज़ देखते हैं, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते हैं क्या है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी मे बी डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी मे बी अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे तुम पूरे ऑब्जेक्ट का मास एक पॉइंट पे मान सकते हो। मान लो एक स्क्वायर बॉक्स है, तो इसका तुम पूरे का वजन जो है इस पॉइंट पे मान सकते हो। किस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, क्योंकि इसको अगर तुम मतलब इन द सेंस कि अगर तुम इस चीज़ पे फोर्स लगाओगे ना, तो ये इस पॉइंट पे अगर फोर्स लगाओगे तो जिधर लगाओगे उधर ही मूव करेगा। मान लो मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ यहाँ पे, तो इधर को ही मूव करेगा, इस पे लगाऊंगा तो इधर ही मूव करेगा। बट अगर मैं इस चीज़ को
मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो ये पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट है जहाँ पे तुम पूरा मास कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, एक पॉइंट पे मान सकते हो, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो जब तक तुम्हारा सेंटर ऑफ मास बैलेंस्ड है तब तक तुम नहीं गिरोगे। जब तुम्हारा सेंटर ऑफ मास हिल जाता है, इसीलिए जैसे मान लो जो माइकल जैक्सन वाला देखो ना, ऐसे करके ऐसे आगे की ओर बेंड करता है, तो वो बेंडिंग एक हद तक होती है। अगर तुम बहुत ज़्यादा बेंड करोगे तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ खिसक जाएगा, वो आगे की तरफ खिसकेगा तो तुम गिर जाओगे। गॉट इट। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट एट विच रिजल्टेंट ऑफ ऑल द पैरेलल फोर्स ड्यू टू एक्सपीरियंस्ड बाय वेरियस पार्टिकल ऑफ बॉडी एक्ट्स और एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। मतलब कि अगर एक बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है, छोड़ो, ठीक है, ये मान लो एक बॉडी है, मतलब एक बंदा है, मान लो तुम हो, तो इसका कहने मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इसके ऊपर जितने रिजल्टेंट फोर्स लग रहे हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो या कोई भी एक्सटर्नल एयर प्रेशर लग रहा हो, जो भी लग रहा है, वो सारी चीज़ें किसी एक पॉइंट पे होंगी। मतलब मान लो ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी COG लग रहा है तुम्हारा। अब यहाँ पे जितने फोर्स है वो बैलेंस फोर्स है, मतलब इस पॉइंट पे, यानी ये वाले पॉइंट है ना, इस पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हर तरह का सारा पॉइंट न्यूट्रल है, यानी जो रिजल्टेंट है वो इस पॉइंट पे कितना है? 0 है, ठीक है। रिजल्टेंट जो है वो तुम्हारे इस पॉइंट पे 0 है, उसे कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब उस जगह पे तुम शून्य हो, मतलब वहाँ पे तुमको कोई हिला नहीं सकता। उस जगह पे हो सकता है तुम्हें कोई धक्का दे तो वहाँ चले जाओ, लेकिन उस जगह पे तुम्हारा पूरा जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस्ड फोर्स है, तो उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ मास क्या है? एक जगह पे अगर कंसंट्रेट कर दिया जाए मास तो उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार डेफिनेशन देखो, और जो मैं बताया हूँ समझ गया हो फिर से एक बार रिमाइंड करके देख सकते हो तुम लोग, और फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो डाल दूँगा विद एग्जाम्पल। चलो आगे देखते हैं। अभी देखते हैं थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है। थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है? देखो, द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ऑन एनी सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद इट इज कॉल्ड थ्रस्ट, ठीक है। तो अगर कोई एक टोटल फोर्स है वो कहीं एक्सर्ट हो रहा है किसी बॉडी पे, ठीक है, तो उसे कहेंगे किसी एक पॉइंट पे, तो उसे थ्रस्ट कहेंगे। क्या लिखा है? टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ऑन एनी सरफेस इन कॉन्टैक्ट इट इज कॉल्ड थ्रस्ट, ठीक है। तो जैसे मान लो ये कोई प्लेट है, अब यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसे कहेंगे हम लोग थ्रस्ट, सिंपल। इसकी SI यूनिट कितना? न्यूटन। मतलब नॉर्मली चीज़ है, बट इसको हम लोग नॉर्मल फोर्स है बस उसे थ्रस्ट कहते हैं। अब अगर थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सर्फेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर, मतलब अगर वही थ्रस्ट पूरे एक यूनिट एरिया, मतलब कुछ एरिया पे पड़ रहा है तो उसे कहेंगे हम लोग प्रेशर। क्या कहेंगे? प्रेशर। तो यानी एक नॉर्मल चीज़ है, जैसे मान लो ये मैं इस पर प्रेस कर रहा हूँ तो ये थ्रस्ट लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं यही चीज़ जैसे अब मैं प्रेशर लगा रहा हूँ तो एक यूनिट एरिया पे पड़ रहा है, तो वो क्या कहेगा? उसको क्या कहलाएंगे? प्रेशर कहेंगे। ये भी एक यूनिट एरिया पे लग रहा है, क्योंकि जितना इसका निब है ये भी तो कुछ एरिया ले रहा होगा, तो वो भी प्रेशर ही है, ठीक है। तो थ्रस्ट क्या है? एक सिंगल यूनिट है, और प्रेशर क्या है? एक यूनिट एरिया पे अगर थ्रस्ट लग रहा होता तो उसे कहेंगे प्रेशर। SI यूनिट क्या होती है? पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब ये आया है बॉयंसी। बॉयंसी क्या? बॉयंसी, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और फोर्स ऑफ बॉयंसी एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड बॉयंसी। यानी अगर कोई बॉडी है वो किसी पानी में डूबी ली है तो उसमें जो फोर्स लग रहा होता है उसे कहते हैं हम लोग बॉयंसी, ठीक है। जैसे थ्रस्ट था ना, थ्रस्ट ऊपर से लग रहा था सरफेस में, उसी तरह अगर मैं कोई पानी है, कोई चीज़, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मान लो तैर रही है, तो नीचे से कोई बॉयंसी, कोई फोर्स लग रहा होगा, उसी को कहते हैं बॉयंसी। फिर से देखो क्या लिखा है? अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या हो? क्योंकि थ्रस्ट नीचे को लगता है तो अपथ्रस्ट ऊपर की ओर, और फोर्स ऑफ बॉयंसी एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड बॉयंसी। तो इसी को अपथ्रस्ट कहते हैं, जो नीचे से फोर्स लग रहा है, और इस फिनोमेना को, जिसके कारण ये मतलब जो हो रहा है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? बॉयंसी। तो बॉयंसी क्या है? बस थ्रस्ट का उल्टा है अपथ्रस्ट, जो कि लिक्विड यानी पानी में लगता है। पानी मतलब किसी भी लिक्विड चीज़ होती है, फ्लूइड चीज़ होती है, उसमें लगता है। अब यहाँ पे जान लो, फ्लूइड मतलब होता है जो कि फ्लो करे। एयर भी फ्लूइड है और पानी भी फ्लूइड है, जो भी चीज़ बह रही होती है उसे फ्लूइड कहते हैं। तो बॉयंसी होपफुली समझ में आ गया हो कि जो नीचे से अगर किसी फ्लूइड में फोर्स लग रहा है जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट उठ रहा है तो उसमें बॉयंसी लगती है। अब बोलो कि एयर में ऐसा कैसे होता है? तो जब प्लेन उड़ता है, प्लेन भी तो बॉयंट फोर्स पे उड़ता है, नीचे से एयर उसके ऊपर प्रेशर लगा रही होती है, उसी के कारण वो प्लेन उड़ता रहता है। तो एयर में भी बॉयंट फोर्स लगता है, और शिप तो जानते ही हो, शिप चलता है तो बॉयंट फोर्स वहाँ भी अप्लाई हो रहा होता है। तो अब जैसे है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है।
तो ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, मतलब फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अब देखो ये है, जैसे यहाँ से ऊपर से क्या लग रहा होता है, ऊपर से मेरा वेट लग रहा होता है, ठीक है। मान लो ये नाव है या इस पर कोई बैठा भी हुआ है, मान लो इस पर कोई बैठेला है, ठीक है। तो ऊपर से इसका वेट लग रहा होगा और नीचे से बॉयंसी लग रही होती है। तो जब ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाते हैं तो वो नाव या फिर वो जो चीज़ है वो तैर रही होती है। इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, मान लो कि बॉयंस फोर्स ज़्यादा है वेट से, तो ये जो नाव है वो ऊपर आ जाएगी, यानी एकदम सतह पे चलने लगेगी, ठीक है, पलट भी सकती है। अब अगर बॉयंसी कम है, वेट ज़्यादा हो गया तो डूब जाएगी, सिंपल सी बात है। बात समझ गया, बेसिक सा बात है। तो ये जो बात लिखी है कि जो डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो डेंसिटी पे तो बहुत फ़र्क है। अब डेंसिटी मतलब सपोज करो कि तुमने एक प्लास्टिक की बॉल ली, उसको पानी में डाल दिया, ठीक है, तो तैरेगी, ठीक है। अब तुम उसी की जगह कोई दूसरी मेटल बॉल ले लो और फिर पानी में डालो, या कोई भी टेनिस बॉल डाल दो, तो डूब जाती कि नहीं डालती? क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक बॉल है उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, इसलिए वो तैरती है। वहीं जो मेटल बॉल है, जो टेनिस बॉल है, उसकी डेंसिटी जो पानी से ज़्यादा है, इसलिए वो डूब जाती है। सेम चीज़ है कि नॉर्मल बॉल, टेनिस बॉल डाल दो तुम पानी में तो डूब जाएगी, वही शहद में डाल दो तो नहीं डूबेगी। क्यों? कि शहद की डेंसिटी बॉल की डेंसिटी से ज़्यादा है। गॉट इट? तो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, सरफेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, समझ गया। अब जैसे सरफेस पे इन द सेंस कि कील डूब जाती है लेकिन शिप नहीं डूबता है, तो क्यों? क्योंकि डेंसिटी और उसकी डिज़ाइन ऐसा है जिसके कारण शिप बच जाता है और नेल यानी कीला जो कि होता है डूब जाता है। गॉट इट? इतना गॉट इट क्या बोलूँ। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। तो इट इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर डेफिनेशन कोई पूछे तो सिंपल लिख देना कि मास अपॉन वॉल्यूम इज द डेंसिटी। एसआई यूनिट क्या होती है? मास ऊपर, ये केजी में हो गया, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो केजी अपॉन मीटर क्यूब। तो ये होती है डेंसिटी, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। क्लियर है? क्लियर कर बात है, एकदम सही, मजा आ गया। चलो, तो डेंसिटी मतलब घनत्व, यानी उसमें कितना एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, यानी अगर मैं एक क्यूब बनाऊं तो इसका मतलब है कि इस पूरे बॉक्स का जो वॉल्यूम है, मान लो ये 1 मीटर क्यूब का है, तो इसमें कितना मास है, ये होता है डेंसिटी, ठीक है। अब जैसे कि आयरन है, वो आयरन की डेंसिटी होती है ज़्यादा, लेकिन किसके कंपैरिजन में? किसी चीज़ की। जैसे मान लो मैं प्लास्टिक ले लेता हूँ, एक मेटल बॉल लिया मैंने, एक प्लास्टिक बॉल लिया, तो जो मेटल बॉल है उसमें जो है उतने ही एरिया में, उतने ही वॉल्यूम में उसका मास बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अ प्लास्टिक बॉल। प्लास्टिक बॉल का सेम वॉल्यूम में उसका मास बहुत कम है, इसलिए उसकी डेंसिटी जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू मेटल बॉल, ठीक है। तो इस क्यूबिक जो ये क्यूब है, इस क्यूब में कितना ज़्यादा मास है, जितना ज़्यादा मास होगा इस क्यूब में उतना ही ज़्यादा उसका डेंसिटी ज़्यादा होगी। रिलेटिव डेंसिटी, ये तुम्हारे कोर्स में डिलीटेड है बट जान लो, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब रिलेटिव डेंसिटी होता है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में कितनी है, उसे कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। यानी अगर तुमसे पूछा जाए कि इस पेन की डेंसिटी कितनी है, रिलेटिव डेंसिटी, तो इस पेन की जो भी डेंसिटी होगी इसको वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब बोला जा रहा है कि वाई बॉडी सिंक और फ्लोट, ठीक है, प्लेस्ड ऑन वाटर। तो कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो डूब जाते हैं पानी में, कुछ तैरने लगते हैं। तो इसका क्या केस है? तो अगर मान लो मैं एक नॉर्मल टुकड़ा लेता हूँ, कॉर्क यानी जो बॉटल का ढक्कन होता है, ठीक है, जिसको मैं खोल के दिखाता हूँ, ऐसे ही खुलता है। तो वो कॉर्क लेते हैं और अगर पानी में डालता हूँ तो कॉर्क की डेंसिटी बहुत कम होती है और वेट डेंसिटी कम, इसका मतलब मास भी कम होगा, मास कम है तो वेट भी कम, यानी जो इसका वेट है वो बॉयंट फोर्स है, यानी जो, अगर मैं इसको ढंग से देखो, इस केस में क्या होता है कि जो वेट है, मैं W से रिप्रेजेंट कर देता हूँ वेट को, वेट है वो बहुत कम है बॉयंट फोर्स से, इसलिए बॉयंट फोर्स पूरी तरीके से डोमिनेटेड होता है, इसलिए कॉर्क ऊपर ही तैरता है एकदम सरफेस पे, जरा सा भी डूबता नहीं। फिर जैसे ये वुड लिया है तो इसमें आधा ऑब्जेक्ट डूब गया है, ठीक है, आधा डूब गया है, आधा तैर रहा है, मतलब बाहर है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वेट होता है वो बॉयंट फोर्स के बराबर हो जाता है। अब आयरन बॉल लिया, वो पूरा डूब ही गया, तो यहाँ पे जो वेट है वो बॉयंट फोर्स से ज़्यादा है, इसलिए डूब गया। सिंपल से केसेस हैं, जान लो, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। होपफुली तुमको ये भी बात क्लियर होगी। अभी आगे देखते हैं। अब बोला वाई कॉर्क फ्लोट बट आयरन नेल सिंक इन वाटर, ठीक है। कॉर्क जो कि साइज में बड़ा होता है फिर भी वो तैरता है, आयरन जो छोटा सा होता है फिर भी आयरन की नेल जो होती है छोटी सी होती है फिर भी डूब जाती है। क्यों? इट इज़ बिकॉज डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन वाटर वेयर एज डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन वाटर। वही चीज़ है कि डेंसिटी जो है वो कॉर्क की कम होती है तो वो तैरने लगती है, आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर से, इसलिए वो डूब जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बात खत्म। अब देखते हैं आर्किमिडीज जी का प्रिंसिपल।
तो इन्होंने क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस्ड एन अपवर्ड थ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। समझे? क्या समझे? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो पानी में टोटली या पार्शली कैसे भी अगर डूबा हुआ है, तो जो इसका इमर्ज्ड पार्ट है यानी जो सबमर्ज्ड पार्ट है, यानी जितना वो डूबा हुआ है उसका जो वेट होगा उतना ही वेट डिस्प्लेस हो जाएगा या उतना ही वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा फ्लूइड का। देखो फिर से देखो, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस्ड एन अपवर्ड थ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। मतलब जैसे पानी का मैंने जार लिया, ठीक है, इसमें मान लो पानी भरा हुआ है, अब कुछ पार्ट इसमें डूब गया। अब मान लो मैंने एक ऐसे टब लिया, अब इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ डाल दिया, मान लो एक वुड का टुकड़ा डाल दिया। अब सिंपल सी बात है, ये पार्ट इतना वॉल्यूम इसने घेरा है तो फिर ये पानी बाहर चला जाएगा, गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। तो इनका कहने का मतलब है कि जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उतना ही थ्रस्ट इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, यानी जितना मास का पानी गिरा है, मान लो कुछ गिरा होगा वॉल्यूम, मान लो 2 लीटर गिर गया पानी मान लो, तो उस 2 लीटर का कोई वेट होगा सिंपल से, तो वो जो 2 लीटर का वेट जितना है ना उतना ही बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे ये पानी लगा रहा है ऊपर की ओर। समझे नहीं समझे? एक बार और बताता हूँ। जब मैंने ये लकड़ी का टुकड़ा डाला पानी में, ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ पार्ट एकदम ओवरलोडेड पानी भरा हुआ था, मैंने एकदम ब्रिम था, तो उसमें से कुछ पानी गिर जाएगा बाहर। अब वो जो पानी बाहर गिरा है उसका कोई वेट होगा, ज़रूर होगा, वेट तो हर चीज़ का होता है। तो वो वेट जो होगा उतने ही वेट का बॉयंट फोर्स जो है ये पानी नीचे से ऊपर लगा रहा होगा, ठीक है, बात समझे? यही चीज़ है। अब इसका क्या, वॉल्यूम इमर्ज्ड इन अ लिक्विड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द लिक्विड, ठीक है। मतलब जितना वॉल्यूम मैंने अभी जो बताया कि जितना वॉल्यूम इसमें डूबा है उतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर गिर जाएगा, और उस वॉल्यूम का जितना वेट होगा उतना ही बॉयंट फोर्स ये ऊपर की ओर लगा रहा होगा। सिंपल सा केस है, एक बार सोचो, रिवाइंड करो, फिर से देखो, सोचो, नहीं समझा फिर से देखो और दिमाग लगाओ। तो ये आर्किमिडीज भाई ने दिया था। और इसी बात पे एक स्टोरी बताता हूँ, आखिर इन्होंने ढूंढा कैसे था, पता है ना तुम्हें? तो हुआ ऐसा था कि आर्किमिडीज भाई साहब एक राजा के यहाँ दरबारी थे, दरबारी इन द सेंस कि जैसे होते हैं मंत्री, तो वैसे इनको भी रखा गया था। तो क्या था कि एक बार हुआ ये कि इन्होंने, जो राजा थे, उन्होंने दिया किसी को अपना मुकुट बनाने के लिए, यानी क्राउन बनाने के लिए। अब वो क्राउन वो बना रहे थे, तो उन्होंने देखा, क्राउन बनाने को दे दिया, सामान दे दिया, मतलब हर चीज़ दे दिया, गोल्ड वोल्ड सब दे दिया कि मुझे एकदम डिट्टो ऐसा बना के दे दो नया। अब क्या हुआ, जब वो नया मुकुट बन के आया, जब उन्होंने पहना तो उन्हें पुरानी जैसी फील नहीं है, फील मतलब कि वो मज़ा नहीं आ रहा था, कुछ वेट उनको ज़्यादा लग रहा था, या मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा था जैसा उनका पहला वाला मुकुट था। तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगा, तो उन्होंने इनसे कहा आर्किमिडीज भाई साहब से कि तुम पता लगाओ कि ये जो है कैसे है सिस्टम, मतलब पता लगाओ कि ये जो नया क्राउन आया है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये भी दिमाग में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है, कैसे मैं ढूंढूं। तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा। तब जो है इनको राजा जी ने कहा कि अगर तुम ये बात नहीं पता लगा पाओगे तो मैं तुम्हारी और तुमको तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म, फिनिश, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं मतलब, ठीक है, ख़त्म। तो ये क्या करते हैं, इनको लगता है मैं पता तो लगा नहीं पाऊंगा। इन्होंने बहुत सारा प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। फिर ये घर गए, अपने फैमिली वाले को जितना उनको भगा दिया, कहा तुम लोग बाहर जाओ, और ये सुसाइड करने बैठ गए। तो इनके यहाँ एक छोटा सा बाथटब था, उसमें इन्होंने पूरा ऊपर तक पानी भरा और उसमें डूब गए। डूबने का था, लेट गए और अंदर चले गए, उनको लगा कि डूब के मर जाऊंगा मैं। तो जब वो लेटे तब उन्होंने देखा कि कुछ पानी बाहर गिर गया, और वो फिर पता नहीं कैसे इनके दिमाग में आया, तो उन्होंने सोचा कि जितना पानी, वो उतना ही पानी गिरा जितना मेरा वॉल्यूम है। तब इनके दिमाग में ये आया और ये वहीं से बाथरूम से नंगे होके, जो भी पहने थे वैसे करके भाग गए दरबार में, और यूरेका चिल्लाते हुए पहुंच गए दरबार में। यूरेका मतलब कि मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ गया, मिरेकल टाइप, ठीक है, मिरेकल। तो इन्होंने वैसे करके ढूंढा और फिर बताया कि नया वाला मुकुट लाओ और पुराना वाला मुकुट लाओ। तो इन्होंने पहले पुराने वाले मुकुट को अंदर डाला पानी में और देखा कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, और फिर इन्होंने नया वाला मुकुट डाला और फिर देखा कितना पानी डिस्प्लेस हुआ। तब देखा कि जो नया वाला मुकुट था उसमें पानी ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा था, यानी इसमें कोई और चीज़ें मिला रखी हैं,
हो सकता है उसने तांबा या मतलब ब्रॉन्ज कुछ भी मतलब कॉपर वॉपर कुछ भी मिला रखा हो, इसलिए अगर वो दोनों एकदम डिट्टो सेम होते, सेम एलिमेंट से बने होते, तो उनका जो वॉल्यूम है वो भी सेम होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वहीं से उनको पता लग गया कि जिसने बनाया है वो चोर है, और उसको फिर जो इनके साथ होने वाला था वो उसके साथ हो गया। ठीक है, अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ बताइए कमेंट में कैसी लगी। मतलब इनकी स्टोरी है, मेरी नहीं है, ओरिजिनल है। ठीक है, तो होपफुली आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। बस हमारा साथ यहीं तक था। ठीक है, एक स्टोरी के साथ हम लोग ने बहुत अच्छे से एंड किया ये चैप्टर, मज़ा आ गया मुझे भी। तो स्टोरी अच्छी लगी, चैप्टर समझ में आ गया, तो जाओ और सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व करो और मस्त घूमो, नाचो, खेलो, और पेपर्स इन द सेंस कि पेपर में मस्त फोड़ो और सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।